आज सुबह अपने भाई के दफ्तर जाने की तैयारी देख रही थी। कभी कोई कमीज निकाल रहे थे तो कहीं कुछ जुराबों की जोड़ी देख रहे थे। इस बीच भाभी की क्लास भी लग रही थी। तुम ना जाने कहाँ सामान रख देती हो, खाना तो लगा दो। लंच रख दिया। शाम को गोभी मत बना देना, कुछ अच्छा सा पका देना। विजया कुछ दिन ही यहाँ है, फिर तो ये चली ही जाएगी गांव में। भाभी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कभी देखा भी नहीं है। जो भैया बोल रहे थे उसे करने की खामोश हामी देती जा रही थी। मैं होती तो शायद हंगामा ही कर बैठती। मैं सुबह से उनके कमरे में ही लेटी हुई थी, इसलिए इस नज़ारे को पास से देखने में अजीब सा लग रहा था। आज भैया ने पीले रंग की कमीज पहनी थी, अच्छे लग रहे थे। अचानक मेरी तरफ देखकर बोले, आज जाना नहीं है कहीं? कुछ दिन से देख रहा हूँ, अजीब सी रहती हो, जैसे गुम हो कहीं। ठीक हो? तुम्हें भी ना जाने क्या सूझा है कि गांव में पड़ी हुई हो। शहर में अच्छा नहीं लगता क्या? यहीं रह जाओ। वाक्यों में आए सवाल मुझे कमीज के ख्याल से जगा गए। मैंने अपनी गर्म शॉल को अच्छे से बदन पर लपेटते हुए कहा, हाँ, कुछ थकावट सी लग रही है। जानते ही हो सर्दी और शहर में तबीयत कैसे बिगड़ जाती है और आलस बहुत आ जाता है। वो बस हम बोले और जल्दबाजी में निकल गए। उनके पास समय कहाँ था, नौकरी जो बजानी थी। मेरे मन में बार बार कमीज का ख्याल रह कर आ रहा था। जिस कमीज का ख्याल आ रहा था उसका रंग गाढ़ा लाल था। क्यों अटका है दिमाग आज कमीज पर? शायद कोई कहानी आने को हो रही है मेरे मन में। भाभी मुझे चाय देने आई तब ध्यान टूटा और मैंने अपने हाथ में गर्म गिलास ले लिया। मुझे लगा वो कुछ देर मेरे पास बैठेंगी और कुछ बात होगी, पर वो तो तुरंत ही चली गई। मैंने सोचते सोचते चाय पी। आखिरी घूंट जो अंदर गया तो लगा, हाय, इतनी जल्दी खत्म हो गई। चाय पीने के थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। जब ऐसी नींद का एहसास हो तब मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि मैं देर तक इस दुनिया में नहीं रहूँगी। कोई दरवाज़ा खुलता है और मैं भीतर चली जाती हूँ, जिसे लोग सपना या ख्वाब कहकर पुकारा करते हैं। मैं उस दुनिया को अपने सबसे करीब पाती हूँ, अपनी असली जगह। खैर, मैं पहुँच चुकी थी। इस बार मेरी उम्र लगभग 10 बरस के आसपास है। रविवार का दिन है, सो माँ ने हम सभी पर मेहनत करके हमें तैयार कर दिया है। हम कुछ ही समय के लिए गांव में रहने आए हैं। मैंने अपना वही नीला रंग पहना है, मेरे लिए ख़ास तौर से माँ ने सिला है। नीला सूती का टॉप और निक्कर। पापा को मैं ऐसे ही कपड़े में अच्छी लगती हूँ। बालों की जिद करके पापा ने कटवा दिया। माँ का कहना है कि लड़कियों के बाल बड़े होने चाहिए, पर दिल्ली जाने से पहले वो बाल कटवा गए। सर्दी जाती हुई दिनों में थोड़ी बहुत ही रह गई है। लोग टीवी के एंटीना पर कौवा बोल रहा है। मैं गणित की कॉपी में कुछ सवाल हल कर रही हूँ, शायद गुना के हैं। मैंने उस बच्चे को घूरा। काले कागा का बोलने का मतलब घर में किसी मेहमान का आना। मैंने कागा को घूरते हुए सोचा, अब कौन आ सकता है? मामा जी तो कुछ दिन पहले ही गए हैं। अभी इसी तरह के ख्याल चल रहे थे दिमाग में, तभी किसी ने मेरे नाम को उत्साह से पुकारा। देख विजया, जल्दी नीचे आ, फूफा जी आए हैं और देख कितना सामान लाए हैं। हम दोनों भाई बहन की निगाह सबसे पहले उनके हाथ में पड़ी खाने के सामान पर गई। मेरे फूफा जी एकदम वजनदार आदमी थे। रंग खूब गोरा था। इसके बुआ की जगह दादी को पसंद आ गए थे। यह नहीं मालूम कि बुआ को वो
उस समय पसंद थे भी या नहीं, बस दादी ने ही सभी फैसले ले लिए थे। बुआ की शक्ल से ऐसा मालूम होता है कि वो बहुत जल्दी एडजस्टमेंट का शिकार हो गई थी। माँ के बारे में ऐसा नहीं लगा, शायद हो भी सकता है। माँ अच्छी अभिनेत्री है, जब देखो खुशी नज़र आती है। खैर, मेरे आस पड़ोस में सभी शादीशुदा औरतें खुशी दिखती हैं। वापस फूफा जी पर आते हैं। फूफा जी दिल के बेहद बुरे इंसान हैं। वो लोगों पर बहुत खर्च करते हैं। इसके अलावा लड़कियों को बहुत छूट भी देते हैं। इतनी छूट दी है कि लड़कियों की जुबान कैंची जैसी चलती है, ऐसा मेरी दादी और फूफा जी की माँ का कहना है। पर हमारे घर जब भी आते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। माँ के साथ तरकारी कटवाने के साथ साथ कई गांव की बातें भी बताते हैं। मुझे बैठने का मौका भी मिल जाता है। हालांकि माँ की शिकायत है कि बड़ों की बैठकी में तुम बच्चे नहीं जमने चाहिए, पर फूफा जी अलग हैं, कहते हैं जाने दो, इन्हें भी तो कल दुनियादारी में उतरना ही है, अभी से सीख लेने दो। बातें निकली हैं तो कितने किरदार भी निकल आते हैं उनके साथ। ऐसा ही एक किरदार गिरधर भैया निकल आए, फूफा जी के सबसे बड़े लड़के। गांव से शहर तक उन्हीं के चर्चे गूंजते हैं। सो इस बार फिर उनकी शादी का जिक्र छिड़ गया। फूफा जी तो अब गिरधर भैया के इस नए रूप को अपना चुके हैं, पर बुआ है कि आज भी उन पर शादी का दबाव डाल रही है। गिरधर भैया तुम्हारा बाप है। कुछ बरस पहले वह दिल्ली में हमारे ही साथ रहते थे। कोई तकनीक की पढ़ाई पढ़ रहे थे। उन्हें भी कपड़ों का बेहद शौक था और फूफा जी से वह बेहिसाब रुपया लेकर अपने पर खर्च करते थे। माँ ने कई बार कहा भी कि इतनी खर्चीली अच्छी नहीं है। तब वह कहते, मामी तुम ना जानो कि क्लास में कितने बड़े लोग आते हैं, बराबर का ना दिखो तो किताब के शब्द भागने लगते हैं, आँख टिकती है नहीं। इस दौरान उन्हें किसी पहाड़ी लड़की से इश्क हो गया। उस लड़की को लाल रंग बहुत पसंद था। सो गिरधर भैया लाल रंग की कमीज बहुत पहना करते थे। हालांकि हम सब उनका मजाक उड़ाते थे, पर वह कहते थे इश्क होगा तब जानोगे। उन्हें अपनी एक खास कपड़े की कमीज से ना जाने क्यों इतना लगाव था कि वह खुद उसे धोया करते, बड़े जतन से रखते थे। माँ ने कहा भी मुझे दे दिया करो धोने के लिए, पढ़ाई में मन लगाओ, घर के काम तुम ना किया करो। दीदी सुनेगी तो कहेगी मेरे लड़के की एक कमीज भी नहीं धोई जा रही। लेकिन गिरधर भैया ने कहा, मामी आप चिंता ना करो, रेमंड की कमीज है, इसकी धुलाई मैं ही करूँ तो अच्छा है। इस बात से इतना तय था कि यह कमीज उनकी जान बन गई थी। एक दाग भी नहीं लगने देते थे। मैंने पूछा भी था एक बार, भैया ऐसा क्या है इस कमीज में जो जान से अधिक समझते हो? वो बस मुस्कुरा कर बोले, बच्ची है तू, चल जा पढ़ाई लिखाई कर। पढ़ाई के बीच में उन्हें गांव से बुलावा आ गया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सो 2 या 4 दिन खातिर आ जाओ। वो जो गए वापस दिल्ली लौटे ही नहीं, गांव के ही होकर रह गए। आइए उनकी आगे की कहानी, लोगों की कही सुनी बातों से आप लोगों को बताती हूँ। अक्टूबर की हल्की सर्दियों के महीने में वे गांव गए। बुआ की हालत बहुत अधिक खराब थी। बुआ जी का दिल बैठ गया था कि उन्हें कुछ हो गया
को बेटियों और बेटे को कौन देखेगा। इस हालात में गिरधर भैया ने बुआ जी की खूब सेवा की और अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले गए। उनकी दशा में सुधार आ रहा था। दिसंबर के अंत में बुआ जी बिल्कुल चंगी हो गई थी। सो गिरधर भैया पर दबाव डाला गया कि शहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। वो शुरू में राजी नहीं थे, पर फूफा जी की बातों से मान गए। हमारे गांव से रेलवे स्टेशन लगभग 300 किलोमीटर दूर है, इसलिए ट्रेन चाहे कितने भी समय की हो, लोग कई घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं। कारण कोई साधन नहीं है, जो है वे भी बहुत नाम मात्र के। इसलिए जनवरी के सर्द दिनों में कोई भी वाहन ही नहीं मिल रहा था जो रात को स्टेशन पहुंचा दे, ताकि सुबह की ट्रेन पकड़ी जा सके। ट्रेन का टिकट तो रात के समय वाला भी मिल सकता था, ताकि सुबह स्टेशन के लिए रवाना हुआ जाए। पर गिरधर भैया रात को सफ़र करके परंपरा और डर खत्म करना चाहते थे। गांव के लोगों में भूत पिशाच, चुड़ैल, डाकू, चोर, लुटेरों आदि का गजब भय था। इसलिए वे रात को ही सफ़र पर जाकर ये बताना चाहते थे कि इन सब वहम को खत्म करना होगा। इसलिए जानबूझकर ऐसी टाइमिंग वाली ट्रेन का टिकट ले आए थे। फूफा जी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने रात के अंधेरों को खत्म करने के लिए जाने कौन सी कुल देवी की पूजा का आयोजन कर लिया और सभी गाँव वालों को रात भर उसमें शामिल होने का न्योता दे डाला। इसमें 2 काम हुए। गांव में जनरेटर से लाइट आ गई, गांव रोशनमान हो गया। दूसरा, गांव के सभी बड़े बूढ़े, लड़के लड़कियां, बच्चे, आदमी, औरतें एक जगह इकट्ठा हो गए। तय किया गया कि देवी का विसर्जन स्टेशन के पास पड़ने वाली नहर में कर देंगे। नहर है तो क्या हुआ, सुना है गंगा जी से ही निकली है। लोग बताते हैं कि उस रात गांव में बहुत हलचल थी। गीत, संगीत, बातें, दुख, किस्से, खुशी, हंसी, किलकारी सब कुछ इकट्ठा हो गया था। फूफा जी के नाम को लेकर आशीष गीत गाए जा रहे थे। 6 या 7 जीपों का इंतजाम किया गया था। देवी के विसर्जन में यह सभी जीपें जाने वाली थी। 8वीं जीप में गिरधर भैया और गांव के 5-6 लड़के स्टेशन तक उन्हें छोड़ आएंगे, ऐसी योजना बनाई जा चुकी थी। औरतों ने गीत मंगल गाया और विदा किया। सभी जीपें आगे जा रही थी अच्छी गति के साथ। सबसे पीछे गिरधर भैया की जीप थी। भैया ने पहले ही चालक को जीप धीरे धीरे चलाने का हुक्म दिया था। सो ये सभी दोस्त यार खूब शहर और उसके मिजाज की बात करते हुए मज़े में जा रहे थे। कोई भोजपुरी गीत भी बजाया जा रहा था। भैया को अचानक क्या सुनाई दिया और गाना बंद करवाकर सभी को करके चुप करवाया। बोले, कोई बच्चा रो रहा है शायद। गाड़ी में बैठे लोगों में से एक बोला, अरे चलो, किसी डायन या चुड़ैल का काम है, ऐसे ही रास्ता रोका जाता है। भैया नहीं माने और गाड़ी से उतर गए। टॉर्च को जलाते हुए वह उस जगह पहुंच गए जहां से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें वह बच्चा दिखा तो झट उठाकर सीने से चिपटा लिया। जैकेट के अंदर और रेमंड कबीर से चिपटा हुआ बच्चा कुछ पल में सर्दी से राहत पाकर चुप हो गया। भैया ने कई आवाज़ें लगाई, गुस्से में 8-10 भयंकर गाली भी दी। कहा, साला पालना नहीं होता है तो पैदा क्यों करते हो? सर्दी में इतने
से बच्चे को कोई छोड़ता है क्या? साले इंसान हो या जानवर। थोड़ी सी दूर कोई सफ़ेद साया सा दिखा, लेकिन भैया जैसे ही टॉर्च उस ओर ले गए, हिलती हुई झाड़ियों के अलावा कुछ न दिखा। बच्चा रेमन कमीज से चिपकाए वे वापस जीप में आए और घर वापस चलने को कह दिया। उधर फूफा जी स्टेशन पर गिरधर भैया को ना पाकर खूब परेशान हुए और देवी को विसर्जित किए बिना ही वापस घर आ गए। घर पहुँचे तो बेटे को तो नहीं पाया, पर कंबल में एक बच्चे को गोद में लिया हुआ कुंवारा बाप जरूर उन्हें दिखा। उस रात गुस्सा और खामोशी फूफा जी के घर में खूब रही। शायद यह सिलसिला ज़्यादा चला भी। किसी ने भैया को क्रांतिकारी तो पागल भी कह दिया था। बच्ची अब थोड़ी बड़ी हो गई है। भैया ने उसका नाम बुलबुल रखा है। कहते हैं यही अच्छा नाम है। शुरू में उनके इस फैसले से बहुत झगड़े हुए, पर अब घर सामान्य हो गया है। भैया गिरधर मैया में तब्दील हो चुके हैं। शहर के प्रेम को यह कहानी सूचित कर चुके हैं। उन्हें दुख है, पर बुलबुल को देखकर भूल जाते हैं। रुकिए, रेमन की कमीज को क्यों भूल गए? बुआ एक रोज़ उस कमीज को धोने जा रही थी। भैया ने ना जाने क्या सोचकर कहा कि इसका पोछा वगैरह बना लो, मैं नहीं पहनूंगा। इस बात पर बुआ हैरान होकर बोल उठी, तू ही तो कहता था रेमन की कमीज है, और आज इसे कह रहा है पोछा बना लो। तुझे क्या हो गया है? इस बच्चे के पीछे तू पागल हो गया है। भैया कुछ ना बोले। इस बच्चे की ओर देखा। वह बड़े इत्मीनान से सो रही थी। लगभग 1 महीने बाद दूसरे किसी गांव से खबर आई कि किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस जाकर कुछ और मालूम चल रहा है। कहा जा रहा है कि एक लड़की का उसी के घर किसी रिश्तेदार ने जबरन अत्याचार किया था। लड़की ने राज खोलने की धमकी दी तो मार दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी है। लोग बोलते हैं बुलबुल उसी की लड़की है। मेरी आंखें खुली हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं कई महीनों से सोई हूँ। सपने देखना अपने को थका भी देता है। कितने बरस पीछे चली गई थी। माँ ने विजया कर मुझे उठाया तो मालूम चला बुलबुल आई है फूफा जी के साथ घूमकर। मैं फ़ौरन उठकर उससे मिलने चल दी। ट्रेन की टिकट भी बुक करनी है। गिरधर भैया बुलबुल को देखने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी और समय पर साथ लेकर फूफा जी और माँ के साथ लौट आऊँगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।